हमें सजा काट कर आए हैं, तो मैं ऐसे सम्मानित आदरणीय साथी को सलाम करता हूं, क्योंकि जो प्यार हमें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से मिला है, जो सम्मान हमें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से मिला है, हमें आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सदा ऋणी रहेंगे और सड़कों पर हम आकर आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। लेकिन जब तक जहां पर हमारे अधिकारों की बात की जाती है, जहां पर हमारे अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, जब तक हम लोग अपने मजबूत लोगों को वहां पर नहीं बैठाएंगे, तब तक हमें ऐसे ही अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, सड़कों पर आंदोलन करने पड़ेंगे। लेकिन साथियों, भीम आर्मी के साथ साथ में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी बनाकर ये पहल की है कि इस प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश के अंदर जिन नौजवानों को आज तक पिछाड़ा गया, जिन नौजवानों को आज तक पीछे हटाया गया, अन्य पार्टियों ने जिन नौजवानों को उनका टैलेंट दरकिनार किया गया, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से उन नौजवानों को आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रदेश की राजनीति में यहाँ भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, इस देश की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो मैं अपना पूरा समय अपने आदरणीय सम्मानित, हमेशा हमें बड़े भाई जैसा प्यार और दुलार देने वाले आदरणीय सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहूंगा। जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय अमरीश कपिल जी का, जिन्होंने मुझे कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने अपना कीमती समय लगाकर अपने बच्चे, अपने बेटे को सुनने का काम किया। जय भीम आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। देखिए, एक कहावत है कि बख्श देता है खुदा उन्हें, बख्श देता है खुदा उन्हें, किस्मत जिनकी खराब होती है और वो हर किस बख्शे नहीं जाते, नीयत जिनकी खराब होती है। और आज वास्तव में आज खुदा ने हमें बख्शा है और इज्जत भी नवाजी जाएगी, क्योंकि सुबह से मौसम बहुत खराब था और आप लोगों के लिए, आप लोगों की दुआओं के लिए मौसम को साफ कर दिया गया है। क्योंकि इस धरती पर 5 साल पहले भी भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी रावण आए थे 2015 में। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2015 में आप आए थे जब आपको सहारनपुर और हरिद्वार जानता था, और 2021 में आपका आगमन इस सिकंदरपुर के धरती पर हुआ है। तो हम आज इस धरती पर संकल्प करते हैं कि दोबारा जब आपका यहाँ पर आगमन हो तो आप इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश को जो खुदा की मेहरबानी, इस अल्लाह, इस भगवान की मेहरबानी हम पर हुई है, वो सब हम लोगों के लिए साफ क्या है। तो उस मेहरबानी का फायदा उठाते हुए आप सभी के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए, अब ज्यादा समय न लगाते हुए, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आप सभी के दिलों की धड़कन और इस समाज की चाहते आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, और आप सभी से निवेदन है कि एक जोरदार नारा उनके स्वागत में रहे। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद। इस कड़ी के बीच में हमारे छोटे भाई करण जी हैं, वो भी आए, अपना स्वागत सम्मान समारोह करें। और उसके बीच आपको अपने ओजस्वी विचारों से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी आपको इस सभा को संबोधित करेंगे। और जिन लोगों ने टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, आज लोगों देखने का उनके पास मौका है। जय भीम। भैया थोड़ी सी व्यवस्था बना ले। जय भीम। हमारा कैमरा वहीं से देख लेगा, पीछे हो जाओ। ये बहनें और माता बैठे हैं, उनको भी देख लेते। नीचे बैठ जाओ यार, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ यार, नीचे। एक मिनट में अपनी व्यवस्था बना लो और चुप हो जाओ, तो फिर अगले 10 मिनट हम आपसे बात करेंगे। और बात इसलिए करेंगे कि बात करनी जरूरी है। बात नहीं करेंगे और आपको नहीं पता रहेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो सर्वप्रथम तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, पेरियार साहब, पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर,
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मानने और साहब श्री काशीराम। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भगवानपुर विधानसभा के गांव सिकंदरपुर भैंसवाल की महान जनता, इस प्रांगण में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम नेतागण, मेरी आज की बातचीत है वो सिर्फ आपसे, ये जो नौजवान खड़े हैं तमाम लोग, और ये जो हमारी बहनें और माताएं बैठी हैं, और मैं इसलिए आया हूं कि अपनी बात आपसे रख सकूं, क्योंकि लोकतंत्र ने अधिकार दिया है हर आदमी को बोलने का, और जब ये अधिकार मुझे मिला है तो मैं अपनी बात रखूंगा और आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए था। ये आजाद भारत है। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या मेरा भाषण नहीं होगा, बताइए। पीछे को होके तुम लोग इनको सुनने दो, कमाल कर रहे, कौन से जीवन में जी रहे हो। और वहां से बहनों के पास से हटिए सब लोग, सब इधर हटो, पीछे तक हटिए, कोई ना खड़ा दिखाई दे। वीडियो बनानी ना, वहां से बनाओ, इधर की बस हट जाइए। ये जो अब अगले 10 मिनट आप मेरी बात को गौर से सुने। ये जो वीडियो बनाने वाले हैं बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन वीडियो से नहीं काम चलेगा सर। इस बात को अपने जीवन में अमल में लाना पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन होगा। देखो माताएं बहनें आ रही हैं, हमारी बात सुन के तुम लोग हट जाओ, उनको रास्ता दे दो, उनको आने दो। और तुम लोग अपने दिमाग और कान को देर के लिए हमारे तरफ को देखो। कुदरत भी आपके ऊपर मेहरबान है। मौसम खराब हो रहा था, बारिश पड़ रही थी, लेकिन जैसे आप यहाँ बैठने के लिए आए तो मौसम ने भी जो है रोक ली बारिश से कि नहीं, मैं अभी इनका समय, अभी इनको कोई नहीं छेड़ेगा, समझ रहे। इस देश में गैर बराबरी और गैर बराबरी पे आधारित समाज व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था में जिसमें इस देश के एक बड़े समाज को उसके तमाम अधिकारों से वंचित किया गया। कौन से अधिकार? पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, घर बनाने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, मूछें रखने का अधिकार, धन रखने का अधिकार। ये सारे अधिकार जो हैं एक लंबे समय तक छीन के रखे गए। हमारे जो पुराने लोग ये बैठे हुए 2 बुजुर्ग हमारे सम्मानित, ये जानते होंगे किस तरह का जीवन इन लोगों ने जिया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू कराया, उस संविधान में देश के हर व्यक्ति को भी, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, अधिकार मिले। और क्या अधिकार? कि वो इस देश में आजादी से जी सकता है, सभी सरकारी संस्थाओं पे, सरकारी जगहों पे जा सकता है, और वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकता है, अपनी मर्जी का खाना खा सकता है, अपनी मर्जी से जी सकता है। लेकिन संविधान जब लिखा गया और संविधान लागू हुआ, ये जो हमारे नौजवान नेता है, मेरी बात को गौर से सुनना, कि संविधान से गैर बराबरी तो खत्म होने का प्रावधान बना कि अगर कोई किसी व्यक्ति पे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे शोषण करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। जैसा एक मूवी बनी आर्टिकल 15 में वो लिखा गया कि अगर कोई किसी पे जुल्म जाति करता है, धर्म या जाति के आधार पर उत्पीड़न करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये यहाँ समानता है सबको। लेकिन इस देश की जो धन संपत्ति थी, इस देश की जो जमीन थी, उसका बंटवारा नहीं हुआ। जो पहले उस सरकार से पहले, संविधान के आने से पहले गरीब था, सत्ता ट्रांसफर हुई, फिर पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। और ये जो बड़ा वर्ग है इस देश का, जो अभाव में जीता था, उसको ना जमीन मिली, ना धन मिला, ना कुछ मिला, और वो गरीब का गरीब रह गया। थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़ने के लिए मिला तो बाबा साहब के संविधान में रिजर्वेशन का अधिकार, संविधान में आरक्षण का अधिकार,
पूरा आरक्षण के दम पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग अधिकारी कर्मचारी बनने लगे। और जब अधिकारी कर्मचारी बनने लगे तो वो अपने जीवन में, उनके जीवन में बदलाव हुआ। आपके गांव में कितने अधिकारी कर्मचारी हैं? सिकंदरपुर भैंसवाल में कितने होंगे? 5। क्या वो 5 अच्छा तरह जीवन नहीं जी रहे? क्या आप मेरी बात को गौर कीजिएगा कि जिसको सरकारी नौकरी मिली उसके जीवन में बदलाव आया। और बदलाव ये आया कि जैसे उसको सरकारी नौकरी मिली तो उसने अपना अच्छा घर बनाया, तमाम तरह के संसाधन जुटाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और फिर अपने बच्चों को भी कामयाब करने के लिए उसने संघर्ष किया, 2 रुपए इकट्ठे भी किए, अच्छी शादी की। ये कैसे हो पाया? कि जब नौकरी मिली। लेकिन जो वर्तमान की सरकारें, ये हमारे सारे अधिकार, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या और कोई साधन था, वो सारे छीन रही है। हमारे बच्चे जो लोग यहाँ पढ़ते हैं वो जानते होंगे स्कॉलरशिप बंद कर दी है। हायर एजुकेशन में जो IIT और ITI की बात मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसकी, ये क्या कर रहे थे, BTech, पॉलिटेक्निक, इसकी जो स्कॉलरशिप आती थी कि गरीब का बच्चा भी वो इंजीनियर बनने लगा था, इसको दिक्कत हो गई, इन्होंने वो बंद करवा दी। अब मैं आपको बताता हूं कि लोकतंत्र बना क्यों था। ये हमारे नेता लोग भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं समझेगा। भारतीय संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था इसलिए हुई कि इस देश में, इस प्रदेश में, गांव में भी जो अंतिम व्यक्ति रहता है उसको वो अधिकार मिल सके जो उसको अधिकार नहीं मिले। अब वो अधिकार है क्या? मेरी माता बहने गौर करें, कोई आप जो ये गरीबी और कमजोरी की जिंदगी जी रहे हैं, ये आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं कि आप इसे जिएंगे। ये कोई हमारे ऊपर कोई प्राकृतिक या भगवान की कोई मार नहीं कि हम गरीब ही रहेंगे। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि जिन लोगों पे हमने भरोसा किया कभी उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा ही नहीं। आपने देखा कोई विधायक गरीब देखा आपने? यहाँ तो प्रधान भी गरीब नहीं रहता है, यहाँ तो BDC भी गरीब नहीं रहता, जिला पंचायत सदस्य भी गरीब नहीं रहता। तो ये देश की जनता गरीब कैसे रह सकती है? इसलिए इसको गरीब रखा गया कि अगर ये अमीर हो जाएगी तो फिर इनका जब पेट भर जाएगा तो सवाल करेंगे। आपकी बात हो रही है कि अगर हमारे घर का व्यक्ति मजदूरी करने नहीं जाएगा, उसका पेट थका हुआ होगा तो वो सोचेगा, और जब उसके पेट में भूख होगी उसको ये पता होगा कि उसे अपने बच्चों का पेट भरना है, शाम के टाइम उसे भात देना है, उसे मकान बनाना, स्कूल की फीस देनी है, तो वो बेचारा जो है चाहे बुखार में हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन मजदूरी पे जाएगा, तब जाके उसके बच्चों को रोटी मिलेगी। लोकतंत्र बना इसलिए था क्योंकि उस समय सब लोगों को अधिकार नहीं मिल पाए। तो इस प्रदेश में रहने वाले, मेरी बात तो गौर से सुनना, नोट करना, क्या कमी है आपके साथ। इस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, जिसके लिए हम लोग मजदूरी करते हैं, अपमान सहते हैं, जुल्म जाति सहते हैं और तब भी पैसे नहीं मिलते तनख्वाह, रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, उनका रोजगार और उनकी सुरक्षा ये सरकार करेगी। समझेगा? क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सुरक्षा, ये 7 चीजें सरकार करेगी। इसलिए पूरा सिस्टम बना, इसलिए प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बना कि भाई ये 7 चीजें सरकार अंतिम व्यक्ति को भी देगी। क्या सरकार ये 7 चीजें आपको दे रही है? क्या किसी सरकार ने आपको रोटी दी, कपड़े दिए, मकान दिए, आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाया, आपके इलाज का खर्चा उठाया, आपको रोजगार दिया, आपकी सुरक्षा की? अगर ये सब चीजें की होती तो अत्याचार कैसे होता? ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जिम्मेदारी, गारंटी है कि सरकार देगी। लेकिन आज तक आपकी सरकार, आपका प्यार करने वाली, आपका हक अधिकार के लिए लड़ने वाली सरकार नहीं आई। तो उनको लगता है कि जब तक इनके पेट में रोटी की भूख रहेगी तो ये आपसे सवाल नहीं करेंगे, और जिस दिन इनका पेट थका हुआ होगा, इनके 1-1 महीने का राशन होगा, तो ये आप अपने हक अधिकार के लिए आपसे लड़ेंगे। इसलिए बना संविधान कि हर एक घर को एक सरकारी नौकरी मिले। क्या आपके घरों में मिली सरकारी नौकरी?
क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये देना नहीं चाहते। ये 7 चीजों की गारंटी, और फिर नौकरी, और जब नौकरी मिलेगी तो हर घर के हालात बदलेंगे, फिर कोई कमजोर नहीं रहेगा। आज कितने पैसे खर्च होते हैं बच्चों की पढ़ाई में? जो नौजवान बैठे हुए हैं, जितनी कमाई करते हैं उसका आधा पैसा बच्चों की पढ़ाई में जाता है। एक तरफ सरकारी स्कूल, एक तरफ प्राइवेट स्कूल। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, आदमी प्राइवेट में पढ़ाता है, जब प्राइवेट में पढ़ाता तो फीस देनी पड़ती है, और अगर फीस न दे तो मास्टर नाम काट देता है। एक तरफ सरकारी अस्पताल, एक तरफ प्राइवेट अस्पताल। अच्छा इलाज चाहिए, जीवन बचाना तो प्राइवेट में जाओ, सरकारी में जाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? सरकारी में स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं हो सकती? अगर सरकारी में सुविधा हो जाएगी तो प्राइवेट कैसे चलेंगे? अमीरों को पैसे कैसे मिलेंगे? फिर वो आपकी खान कैसे उतारेगा अस्पताल में? फिर वो डिलीवरी टाइम का 30,000 का 25,000 का बिल कहां से बनाएगा? तो इन लोगों ने इस सिस्टम को बर्बाद किया। इसलिए बर्बाद किया कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर होता रहे। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने हमें ताकत दी, और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, आपने देखा होगा कितनी मेहनत से गांव गांव जाके, बारिश हो, तूफान हो, आंधी आए, धूप हो, गर्मी हो, रेत हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, आधी रात हो, चाहे रोटी मिले ना मिले, लेकिन वो स्वाभिमान की इस लड़ाई को लड़ता है। आपके पेट में रोटी हो ना हो, लेकिन मैं दलित समाज के लिए स्पेशल कह रहा हूं, नौजवान जो खड़े हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ हैं, लेकिन दलित समाज ने चाहे उसके पेट में रोटी ना हो, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई शुरू से लेकर आज तक लड़ी है। कभी अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखा किसी के सामने। और ये ताकत है आपकी। इस ताकत से लोग जो है आपकी ताकत का की हैसियत लगाते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये होना चाहिए, जो 7 चीजें मिलनी चाहिए। जो सुविधाएं हैं, अमीर को मिलती है एसी, वो आपको भी मिलना चाहिए। जो एक अमीर को मिलती है, उसके पास गाड़ी है, वो आपको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये मिलेगा कब? जब आपका व्यक्ति चुन के जाएगा, आपके बीच का व्यक्ति, वो व्यक्ति जो आपके दुख दर्द जानता हो, जिसने आपकी नाली, सड़क, बिजली, पानी की समस्या को देखा। ये तब होगा जब आपका आदमी कुर्सी पे बैठेगा और वो अपने लोगों के लिए काम करेगा। ये बात बताने के लिए मैं यहाँ आया कि भीम आर्मी के लोगों ने 5 साल से पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका को अदा किया। लेकिन अगर आज इन लोगों को आप आने वाले समय में ताकत देते हो, तो मैं लिख के देता हूं, ये जो बातें मैंने आपसे कही, ये बातें आपकी धीरे धीरे करके सारी पूरी होंगी। और जब ये पूरी होंगी तो रोटी के लिए किसी को मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आपको पता है योजनाएं हैं कि अगर बच्ची की शादी करनी हो तो सरकार जो है मदद करेगी। लेकिन अगर आज हमारे गरीब आदमी को शादी करनी हो तो वो किसी साहूकार से या किसी पैसे वाले से उधार लेगा, उस उधार को वो जो है 10 साल में उतारेगा। ये जो जानवरों जैसा जिंदगी, ये जो गरीबत और तमाम तरह की बुनियादी जरूरतों से दूर जिंदगी हम जी रहे हैं, ये हमारे ऊपर प्राकृतिक मान नहीं है। मैंने पहले बताया, ये सिस्टम ने हमारे ऊपर डाली है। और मैं चाहता हूं कि देश में रहने वाले, इस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति का भी जीवन अमीरों की तरह हो, वो तब होगा जब अच्छे लोगों को मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग हमें आने वाले कल में ताकत दोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सिकंदरपुर भैंसवाल है और ये बाबा साहब की मूर्ति। और जब मैं इधर से जाता था बहुत दिन पहले, ये जानता है अमरीश, तो हम भी देख के हिम्मत करके कहते थे कि भाई देखिए इस गांव की ताकत, देखिए कितनी अच्छी सुंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाई है और कितनी अच्छी सजा के रखते हैं इसको। लेकिन ये मूर्तियां तो सज रही है, लेकिन क्या हमारे लोगों का सजने संवरने का समय अब नहीं आया? क्या हमारे लोगों के जीवन बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए, क्या हमारे लोगों को गरीबी से मुक्ति मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या अमीरों जैसी सुविधाएं हर गरीब को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारा आदमी आज भी ऐसी टूटी चप्पल पहन के, फटा पजामा पहन के गरीबों की जिंदगी में अपने जीवन को ऐसे जिएगा? ये नहीं चलेगा देश में। और ये देश में खत्म हो, इसलिए हम लोग यहाँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो लोग हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आंख बंद करके समाज के लिए काम किया, और इस प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को आपस में लड़वाने में लगे हुए हैं, वहां ये लोग आपसी भाईचारा तैयार करने में लगे हैं, इस एकता को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप लोग इन्हें ताकत दोगे, प्यार दोगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं कि आने वाले 5 साल बाद ही आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कभी ऐसा भी होता है।
और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप टीवी पे देखते हैं तो आप कहते हैं कि भाई हमारा भाई हमसे मिलेगा कब, और जब आपका भाई आपके सामने आता है तो आपके दिल में रहता है कि भाई हमारा भाई आ तो गया लेकिन हमारे लिए कुछ करेगा कब। और मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, लेकिन आप ये बताइए जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं क्या कर सकता हूं बताइए। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपने लोगों के लिए कर सकता हूं, उन तमाम लोगों के लिए, तमाम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं मिला। आप ये चाहते हैं ताकत आप हमें देंगे नहीं देंगे, दो हाथ उठा के बताइए। अगर देंगे तो फिर मौका देंगे तो फिर हमारा काम भी देखिए, अगर मौका नहीं देंगे तो हम मजबूर हैं कि दूसरे लोग तो बैठे गद्दी पर वो कुछ करना नहीं चाहते, हमारे लोग जो करना चाहते हैं वो बेचारों को अवसर नहीं मिल रहा है। क्या मेरी बहनें हमारा साथ देंगी या नहीं देंगी? ये देखो लाल जंग से नहीं उठा रही आज, मैं देख रहा हूं तुझे। हाथ उठाने से नहीं हो रहा है, तुम हमें मत सिखाओ। ये बताओ कि साथ दोगी या नहीं दोगी? ऐसा तो नहीं कि भाई को छोड़ जाओगे अकेला और मेरी माता अपने बच्चे के साथ हाथ उठा लेगी कि नहीं हम नहीं जानते, लड़ा होगा जब लड़ा होगा हम नहीं जानते कौन है। ऐसा तो धोखा नहीं होगा मेरे साथ, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं भी ये वादा करता हूं कि अगर आज के दिन पे आपको गर्व ना हो, मेरे इस बात पे आपको गर्व ना हो तो कहना। मेरी उम्र भले ही कम है लेकिन मैंने तमाम तरह के जख्म देखे हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी बहुत झूठ बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि सजा काट के आने से सजा नहीं हुई, अभी सजा नहीं हुई है, सजा हो जाएगी तो खेल खत्म कर देंगे मेरा। अभी सजा नहीं है, जेल काटी है, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए एक दिन नहीं 100 साल की जेल काटने को तैयार हूं, अपने जीवन के आखिरी दिन तक जेल काटने को तैयार हूं अगर हमारे लोगों के अधिकार मिलते हो। लेकिन मैं ये भी आजादी नहीं देता कि कोई हमारे लोगों को उनके ऊपर अत्याचार करे या उनको जो है सताए, ये मैं आजादी किसी को नहीं देता। हम भाईचारा बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन किसी को अत्याचार करने की इजाजत मैं अपने लोगों पे नहीं देता। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो भाईचारा अगर चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, तो भाई गरीब लोगों का भी सम्मान करना सीखो। मैं जाने से पहले आपसे एक और दरखास्त करूंगा कि मैं अब ज्यादा बार नहीं आ पाऊंगा। ये मेरी आंख नाक कान या अमरीश है, ये मुंडीलाल जी हैं, ये महर सिंह जी हैं, ये और तमाम जो है और उधर हमारे तमाम नेता खड़े हैं। ये आएंगे तो समझना कौन है, कौन है? बस ये प्यार देना और मौका देना कुछ करने का, फिर मैं दिखाता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे, काशीराम साहब का सपना पूरा करेंगे, हर एक माँ के आंसू पूछेंगे, हर एक बहन की दुख तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के काम करेंगे, किसी को निराश नहीं होने देंगे। बस समय की बात है, आज उनका आएगा हमारा भी आएगा। कोई बहन पढ़ाई की वजह से, गरीबत की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, कोई हमारा नौजवान बच्चा, हमारा भाई पैसे ना होने के कभी कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, और कोई गरीबीकरण जो है सुसाइड नहीं करेगा। ये सब चीजें इस प्रदेश में बंद हो जाएंगी अगर आप लोगों ने अपनी ताकत समझ ली। तो मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे, प्यार और आशीर्वाद भी चाहता हूँ। ये प्यार आशीर्वाद बना करके फिर आपसे मुलाकात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए प्रकृति का भी धन्यवाद कि देखिए मेरे जाने के समय बारिश भी आने का समय हो गया। मैं नहीं चाहता कि सर्दी का समय आप लोग भीगे। यहाँ की जो कमेटी है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के जो नौजवान साथी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिद्वार की इस महान जनता का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।